हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर 2 मूवी के बारे में। भाई YRF स्टूडियो का जो स्पाई यूनिवर्स है वो इस टाइम फुल स्विंग पे है। मतलब अलग अलग मूवीज बन रही हैं जिनके बीच में कोई भी खास कनेक्टिविटी नहीं है। कैमियोज के नाम पर इन लोगों ने एक बढ़िया स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है। और ऑफ कोर्स अगर तुम मार्वल और डीसी जैसी मूवीज देखते हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि यूनिवर्स इस तरीके से नहीं बना करते। और बिल्कुल तुम ये तो जरूर जानते होगे कि भाई इन लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं था स्पाई यूनिवर्स वाला। अलग अलग मूवीज आई, बाद में इनको लगा कि यार अगर एक कैमियो आ गया और उसकी वजह से ऑडियंस बड़ी एक्साइटेड हो गई तो क्यों नहीं इसको स्पाई यूनिवर्स का नाम दे ही दिया जाए। मैंने वॉर 2 के टीजर ट्रेलर का आई थिंक रिव्यू नहीं किया था बिकॉज उसको देख करके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ था। वैसे तो लोगों ने कितनी ही वीडियोस बनाई है इस मूवी के ऊपर। अब आई वॉज काइंड ऑफ श्योर कि ये मूवी कैसी होने वाली है। तो जब इस मूवी को मैंने अब देख लिया है तो इस मूवी के बारे में बात करेंगे बिना किसी स्पॉइलर के, क्योंकि ट्रेलर जो है वो स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा गिव अवे नहीं करता। शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से। तो भाई ऋतिक का कैरेक्टर वापस आ गया है, उनके सामने NTR जूनियर का कैरेक्टर है और ये दोनों लोग बचपन में दोस्त रहे हैं। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बताना चाहूंगा। हालांकि इस मूवी में ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और भाई मतलब कहानी समझो कि बस एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग दोनों एक साथ में है। ऐसी कहानी मतलब कोई भी लिख सकता है बैठ करके जब उसके पास थोड़े से रिसोर्सेज हो। मुझे स्पाई यूनिवर्स के साथ में एक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि इन लोगों के पास एक प्रॉपर एनिमी नहीं होता। एक बंदा रोक चला गया और उसके बाद उसको निपटाने के लिए उन्हें एक बंदा और चाहिए होता है। मतलब तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, पूरी मतलब इंटेलिजेंस है, पूरी की पूरी आर्मी है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक बंदा ऐसा होगा जो उसे निपटा सके। तो कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती है और प्रेडिक्टेबल होते हुए सिर्फ वहीं जाकर के खत्म होती है जहां तुमने इसे सोचा होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह चिपका दिए गए हैं। कियारा आडवाणी का कैरेक्टर आई कैंडी है और ऋतिक रोशन को जैसा लगता है कि सिर्फ मॉडलिंग के लिए रखा गया है। मतलब उनकी जॉ लाइन, उनकी बाइसेप्स, उनकी बॉडी, यही सारी चीजें मूवी में एक्सप्लोर की गई हैं। मेरे हिसाब से हीरो का इंट्रोडक्टरी शॉट एक ही होता है, बट ऐसी मूवीज में जब तुम देखते हो ना, तुमको इतनी बार उनके इंट्रोडक्शन स्लो मोशन में देखने को मिलते हैं कि थोड़ी देर के बाद तुम भी बोर होना शुरू हो जाते हो कि हाँ भाई बंदा ग्रीक गॉड है, लेकिन उसको इतना भी क्या एक्सप्लोर करना कि मतलब वो कैरेक्टर में आ ही ना पाए। तुम्हें बार बार फील होता हो कि ओके मैं तो ऋतिक को देख रहा हूं, ना कि उस कैरेक्टर को। लॉजिक के बारे में अगर बात करूं तो तुम्हारे घर के आसपास कहीं डस्टबिन होगी तो उसमें अपना दिमाग डाल देना और इसके बाद इस मूवी को देखने जाना, बिकॉज लॉजिक की तो कोई भी जरूरत नहीं इस मूवी को देखते टाइम। मतलब ऋतिक का कैरेक्टर इंजर्ड होता है, उसके पैरों में कताना चली जाती है, उसको गोली लग जाती है, बट उस बंदे को कुछ भी नहीं होता। कहीं भी इंजरी जो है वो फील ही नहीं होती कि मतलब उस पर्सन को चोट लगी हुई है। ना वो लंगड़ाता है और ना किसी चीज को थ्रो करते, जिस हाथ में गोली लगी उस चीज से अगर कोई चीज उसे थ्रो करनी है तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। F1 के रेस पे बोट दौड़ रही है और जो हीरोज और जो भी कैरेक्टर्स हैं वो फाइट कर रहे हैं एक हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते हुए प्लेन में। मूवी में एक्साइटमेंट के लिए तुमने ट्रेलर में देखा होगा B2 बॉम्बर दिखाया गया है। अब देखो यही डिफरेंस होता है कि अगर तुम मिशन इम्पॉसिबल की मूवी देख रहे होते और उसमें टॉम क्रूज को वो B2 बॉम्बर का एक्सेस कैसे मिला, लेकिन नहीं भाई हमारा हीरो है वो तो चलाएगा और उसके लिए उसको कुछ एक्सेस वगैरह की जरूरत नहीं है और तुम्हें एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि उसे वो B2 बॉम्बर उड़ाना किसने सिखाया और वो कैसे चला रहा है। VFX के बारे में बात अगर मैं ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि अब ये तो एक जैसे आदत से पड़ गई है कि 400-450 करोड़ में मूवी बनती है और उसका VFX जो होता है वो सब पार होता है। मतलब उससे बेटर VFX जो है वो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं जो कि अपने घर में एक कंप्यूटर पे बैठ करके बना रहे हैं। आई डोंट नो कि इतना सारा पैसा कहाँ जाता है। ऑफ कोर्स मूवी के जो मतलब बड़े बड़े स्टार्स हैं उनकी फीस में जाता है, लेकिन कहीं वो अगर अपनी फीस थोड़ी सी कट कर देते और जो VFX वाला सेक्शन है वो थोड़ा बेटर हो जाता तो ऐसी मूवीज को इंटरनेशनली रिलीज करने में सब बेइज्जती फील नहीं होती। ये कुछ ऐसा ही है कि तुम मतलब किसी और छोटे देश की मूवी जब तुम्हारे इंडिया में रिलीज हो और तुम उसको स्क्रीन पे देखो और उसके VFX का मजाक उड़ाओ, ये सोचते हुए कि वो लोग टेक्नोलॉजिकली कितने पीछे हैं या उनके पास बजट नहीं होता। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है यार कि जब इस तरह की मूवीज ये लोग इंटरनेशनली रिलीज करते हैं और बाद में ओवरसीज कलेक्शंस को फ्लेक्स करते हैं कि मतलब हमने इतना कमा लिया, बिना इस चीज को जरा भी महत्व दिए कि वहां वाली ऑडियंस जो है वो क्या सोच रही होगी कि कितना खराब VFX आज भी इंडिया में होता है। अभी फिलहाल इस मूवी की रेटिंग है IMDb पे 6.3 की और आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये और गिरने ही वाली है। इस मूवी का रन टाइम है लगभग 2 घंटे और 50 मिनट का, जो कि वूपिंग है भाई इतना ज्यादा रन टाइम एक स्पाई मूवी के लिए, और वो भी तब जब तुम्हारी स्टोरी में कोई खास दम नहीं था। ओवरऑल एक मिड सी मूवी है। मतलब मैं ये सोच रहा था कि इसको थिएटर में देखने के बजाय अगर घर पे बैठ के चिप्स खा रहा होता तो ज्यादा बेटर होता। बाकी मैं इस मूवी को रेट करने वाला हूँ 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स, और वो जो 2 स्टार्स हैं वो भी बहुत ज्यादा जेनरस होकर के दे रहा हूँ। मतलब मेरा मन नहीं था ऐसा बिल्कुल भी। इस वीडियो में मैं वॉर 2 की कोई भी क्लिप स्लिप नहीं लगाऊंगा भाई, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि तारीफ तो कर नहीं रहा मैं इस मूवी की। बाकी इस वीडियो को अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में तुम जरूर बता देना कि अगर तुमने वॉर 2 देख लिया तो तुम्हें कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।